तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। तो देखिए बेथेओ और विजेकर ने जो द्रवबूंद मॉडल है उसके आधार पर एक मास फॉर्मूला दिया था जिसको बोलते हैं सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र या सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। और जो ये फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए हमने द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने द्रव्यमान क्षति और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा था, बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। क्या होती है द्रव्यमान क्षति? हमने पढ़ी थी कि किसी भी नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स उपस्थित होते हैं उनका कुल द्रव्यमान जो है वो नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो द्रव्यमान का जो अंतर था वही उसी को हमने नाम दिया था द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट। ठीक है, तो देखिए अगर हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो बाइंडिंग एनर्जी हमने लिखी थी, बाइंडिंग एनर्जी EB बराबर डेल्टा M इंटू में C², यही लिखी थी। ठीक है, यहाँ से देखिए EB अपॉन C², इसका मान क्या हो जाएगा, डेल्टा M। डेल्टा M क्या है, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति को कैसे लिखते हैं कि न्यूक्लियॉन्स का मास कैसे लिखेंगे, ZMP प्रोटॉन का मास प्लस A माइनस जेड क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या, A माइनस जेड और ये MN न्यूट्रॉन का मास माइनस इस न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या में से नाभिक का द्रव्यमान क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो मान लिया मैंने M ऑफ A, Z ये क्या है, नाभिक का द्रव्यमान। तो ये जो द्रव्यमान का जो अंतर है इसी को हमने नाम दिया था द्रव्यमान क्षति। क्लियर? अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा हमने निकाली थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूँ तो देखिए हम लिखते हैं E बराबर mc² लिखते हैं। मास हम किस में लिख रहे थे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में C², है ना। यहाँ से C² से C² कैंसिल, तो E का मान किस में आता था अपना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे मैं केवल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी का मान लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये EB केवल C² कैंसिल हो जाएगा। तो EB बराबर आ जाएगा यहाँ से ZMP प्लस A माइनस जेड MN माइनस M ऑफ A, Z। क्लियर? यहाँ से देखिए यदि हमें तो निकालना क्या है, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला निकालना है, मतलब मास द्रव्यमान का फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ से हमको नाभिक का द्रव्यमान क्या करना है, अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, मास ऑफ A, Z मतलब नाभिक का द्रव्यमान, ये बराबर आ जाएगा Z ऑफ MP प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस A माइनस जेड MN न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस बाइंडिंग एनर्जी EB। क्लियर? लेकिन ये वाला फॉर्मूला सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला नहीं है। देखिए सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला क्या बताता है, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है EB, बाइंडिंग एनर्जी का मान कुल 5 प्रकार की एनर्जी से मिलकर माना जाता है। मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी 5 प्रकार की एनर्जियों का योग होती है। ठीक है, वो 5 प्रकार की एनर्जी देखिए कौन कौन सी है। यहाँ से हमको क्या निकालना, क्या है, मास निकालना है, किसका, नाभिक का मास निकालना है। और जो नाभिक का मास निकालना है वो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन इसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी का हमको मान अलग से प्राप्त होगा। ठीक है, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो बाइंडिंग एनर्जी होती है EB, वो 5 प्रकार की एनर्जियों का योग होती है। 5 प्रकार की एनर्जी का योग कौन कौन सी एनर्जी, देखिए फर्स्ट होती है आयतन ऊर्जा। ठीक है, दूसरी होती है पृष्ठीय ऊर्जा। तीसरी है कूलाम ऊर्जा। चौथी है असममित ऊर्जा। और 5वीं है युग्मन ऊर्जा।
तो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले में क्या बताया है बेथे और बितेकर ने कि जो बाइंडिंग एनर्जी, जो बंधन ऊर्जा का मान है वो 5 प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। आयतन ऊर्जा जिसको डिनोट करते हैं एनर्जी ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। पृष्ठीय ऊर्जा एनर्जी ऑफ सरफेस, कूलाम ऊर्जा एनर्जी ऑफ कूलाम, और असममित ऊर्जा एसिमेट्रिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, युग्मन ऊर्जा मतलब पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। देखिए इसको याद कर सकते हैं VSC, हम क्या कर रहे हैं VSC तो कर रहे हैं BSC, और सॉरी इसको हम नाम देते हैं असममित को एसिमेट्री बोलते हैं, तो ये A से, और ये A और ये P, क्लियर। तो याद रखना VSC AP, BSC AP, B से वॉल्यूम एनर्जी, S से सरफेस एनर्जी, C से कूलाम एनर्जी, A मतलब एसिमेट्रिक एनर्जी और P मतलब पेयरिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी 5 प्रकार की एनर्जियों का योग होती है, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि EB बराबर होता है, EB बराबर EB बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पे B क्या है बाइंडिंग एनर्जी, EV वॉल्यूम एनर्जी के, ES सरफेस एनर्जी, EC कूलाम एनर्जी, EA एसिमेट्रिक एनर्जी और EP पेयरिंग एनर्जी, क्लियर। अब हमें एक एक को डिस्कस करना है, एक एक एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है कि आयतन ऊर्जा क्या होती है, पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है, कूलाम ऊर्जा, ठीक है, एसिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले आयतन ऊर्जा की, ठीक है। तो देखिए आयतन ऊर्जा जो होती है, आयतन ऊर्जा जिसको अपन वॉल्यूम एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, आयतन ऊर्जा देखिए हम जानते हैं कि किसी भी नाभिक में जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है या बंधन ऊर्जा जो होती है वो किसके समानुपाती होती है, हम जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी समानुपाती किसके है, उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती है। कैसे पता चला बाइंडिंग एनर्जी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती, कैसे पता चला, देखिए जब हमने ग्राफ बनाया था प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ है, तो इस प्रकार का कुछ ग्राफ हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। और यदि हम संतृप्तता के गुण की बात करें, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। और संतृप्तता के गुण में हमने देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी किसके समानुपाती होती है, उसकी द्रव्यमान संख्या के। तो देखिए यहाँ से जो आयतन ऊर्जा है तो बाइंडिंग एनर्जी है ये भी, तो यहाँ से जो आयतन ऊर्जा आएगी सबसे पहली आयतन ऊर्जा जो होगी जिसको अपन किसके समानुपाती मान रहे हैं, द्रव्यमान संख्या के, ठीक है। तो आयतन ऊर्जा का मान किसके समानुपाती होगा, द्रव्यमान संख्या के। जितनी ज़्यादा द्रव्यमान संख्या वाला नाभिक होगा उसकी आयतन ऊर्जा का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम एनर्जी होगी वो किसके समानुपाती है, अपने द्रव्यमान संख्या के। अब देखिए इस कांस्टेंट को हटाने के समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिखा जाता है जिसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल a ऑफ b से, और ये अपना a एज इट इज, क्लियर। तो ये है अपनी आयतन ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या हो गया आयतन ऊर्जा, और इसी प्रकार से अपन आयतन ऊर्जा को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे हम जब फॉर्मूले में मान रखेंगे आयतन ऊर्जा का तो ये अपने पास आयतन ऊर्जा का फॉर्मूला होगा, क्लियर। सेकंड देखिए पृष्ठीय ऊर्जा, अभी हमने डिस्कस किया था कि द्रवबूंद मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि नाभिक का पृष्ठीय तनाव की अगर हम बात करते हैं तो द्रवबूंद में भी क्या लगता है, पृष्ठीय तनाव लगता है, जिसके कारण जो पानी की बूंद होती है वो कैसी होती है, गोल होती है। तो देखिए यहाँ पे भी पृष्ठीय ऊर्जा के अंदर यही डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि किसी नाभिक की हम बात करते हैं तो नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियॉन्स उपस्थित होते हैं, क्लियर। न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो उसके आसपास के जो न्यूक्लियॉन्स है वो उस पर क्या लगाते हैं, आकर्षण या अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है इनके पास, है ना। और यदि हम बात करें इसके ये वाले न्यूक्लियॉन की बात करें तो इसमें भी इसके कारण अट्रैक्टिव, इसके कारण इसके आसपास के जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं वो उसके क्या लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई न्यूक्लियॉन उपस्थित है, यहाँ पे उपस्थित है, मतलब पृष्ठ पे उपस्थित जो न्यूक्लियॉन्स है उन पर केवल इस तरफ ही लगेगा, मतलब इस पृष्ठ के ऊपर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा, जिसके कारण जो इसकी सतह है, जो इसकी पृष्ठ है वो क्या आ जाती है, तनाव की स्थिति में आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठीय तनाव, नाभिक का पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो
इस पृष्ठीय तनाव के कारण इसमें जो पृष्ठीय ऊर्जा होती है उसका मान कम हो जाता है। इस पृष्ठीय तनाव के कारण पृष्ठीय ऊर्जा का मान कम हो जाता है और पृष्ठीय ऊर्जा का मान कम होने से उसकी बाइंडिंग एनर्जी में भी कमी आती है। तो देखिए यहाँ पे जो पृष्ठीय तनाव या पृष्ठीय एनर्जी की बात करते हैं, तो देखिए जितनी ज़्यादा पृष्ठ होगी, जैसे हम बात करते हैं एक छोटे नाभिक की, ठीक है, तो छोटे नाभिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा मतलब इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें कि जितनी ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसका पृष्ठीय तनाव उतना ही ज़्यादा होगा और उसके कारण पृष्ठीय ऊर्जा के मान में उतनी ही कमी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि जो पृष्ठीय ऊर्जा का मान अगर हम देखें, पृष्ठीय ऊर्जा जिसको अपन ने लिखा है एनर्जी ऑफ सरफेस, ठीक है, तो पृष्ठीय ऊर्जा का मान देखें तो किसके समानुपाती है, वो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल के, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसमें जो पृष्ठीय ऊर्जा है उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी और कमी आने से उसकी बंधन ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए पृष्ठीय जो ऊर्जा है वो किसके समानुपाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के, पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब उसका पूरा जो सरफेस है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, टेंशन, सरफेस टेंशन की, पृष्ठीय तनाव की, और इस पूरे क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो उसकी एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी, और कमी आ रही है तो मतलब नेगेटिव चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब देखिए ES पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल को कैसे लिखते हैं अपन, क्षेत्रफल को जैसे किसी भी गोले का क्षेत्रफल निकालना है तो किसका क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, और R क्या है, त्रिज्या है, तो ये आ जाएगा ES इज प्रोपोर्शनल टू -4 पाई R0 a की पावर 1/3, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। त्रिज्या को ऐसे लिखते हैं R0 a की पावर 1/3, तो यहाँ से जो ES का मान आएगा वो आएगा इज प्रोपोर्शनल 1 - 4 पाई R0 की पाई स्क्वायर और a की पावर 2/3। क्लियर, इस पूरे को हम या तो हम क्या कर ले कि इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएंगे, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, उसको मैं मान लेती हूँ -के स्मॉल ऑफ AS, S मतलब सरफेस वाला कांस्टेंट ले रहे हैं और स्मॉल a से उसको दर्शाएंगे। ठीक है, 4 पाई R0 स्क्वायर a की पावर 2/3, ये पूरा क्या है अपने पास कांस्टेंट है, वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ से जो ES आएगा अपने पास वो आएगा -के AS a की पावर 2/3, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है तो इसी में इंक्लूड कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा -के AS a की पावर 2/3। ये आ गई अपने पास कौन सी ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा की। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं कौन सी, कूलाम ऊर्जा। कूलाम ऊर्जा देखिए क्या होती है, हमने अभी देखा कि जो नाभिक की जब हम बात करते हैं, नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब इसमें कई सारे, ये तो है नहीं कि एक ही न्यूक्लियन उपस्थित है, इसमें कई सारे न्यूक्लियंस उपस्थित है और कई सारे प्रोटॉन्स भी उपस्थित है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य हम जानते हैं क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। क्यों, क्योंकि समान आवेश है, सब प्रोटोनों पे क्या होता है, धनावेश होता है, तो इसके कारण सभी प्रोटॉन्स पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और प्रतिकर्षण बल लगने के कारण वो नाभिक क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण इसमें जो एनर्जी आती है इसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन की स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रोटॉन के मध्य ही तो लग रहा है प्रतिकर्षण, तो इसके कारण इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षण लग रहा है और बंधन ऊर्जा में क्या आ जाएगी, उसके कारण कमी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कूलाम ऊर्जा की हम बात करें तो प्रोटॉन की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन के मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण। अब वहाँ पे बल का मान तो निकालना नहीं है हमको, तो किसका मान निकालना है, एनर्जी का मान निकालना है। तो वहाँ पे हमने प्रोटॉन की स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट करना है। तो देखिए प्रोटॉन की जो स्थितिज ऊर्जा दी जाती है वो दी जाती है E, जैसे कूलाम एनर्जी है तो Q C से डिनोट करेंगे, और यहाँ से आ जाएगा इज प्रोपोर्शनल टू -के 3/5। अगर हमारे पास जेड आवेश का कोई नाभिक है तो उस कंडीशन में देखिए, तो Z × Z - 1
ई स्क्वायर अपॉन में आर। ये क्या आती है? प्रोटॉन की स्थितिज ऊर्जा। किस कंडीशन में? जब प्रोटॉन्स के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करे, तो उस स्थिति में नाभिक की बंधन ऊर्जा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह आया है। तो देखिए यहाँ से कांस्टेंट चिन्ह को हटाएंगे तो ई सी बराबर आ जाएगा, किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल ए, और ये सी कांस्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाया है। फिर यहाँ से माइनस के 3/5 जेड इंटू जेड माइनस Z-1 अपॉन में आर को क्या लिखते हैं? R0 a की पावर 1/3, और ये आ गया ई स्क्वायर। इस पूरा ये भी कांस्टेंट, ये R0 कांस्टेंट और ई भी कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ए सी बराबर आ जाएगा यहाँ से माइनस ए सी, इसको पूरे को कांस्टेंट को इस ए सी में ही हमने इंक्लूड किया हुआ है, तो Z-1 अपॉन ए की पावर 1/3, ये आ गया कूलाम एनर्जी का मान। क्लियर? आगे देखिए असममित ऊर्जा। देखिए एसिमेट्रिक एनर्जी क्या होती है? हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर क्या उपस्थित है? अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स उपस्थित है। क्लियर? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है, लेकिन जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मात्रा समान होती है तब तक तो वो स्थायी नाभिक होता है। हम बात करें अगर हल्के नाभिकों की अगर हम बात करें, तो हल्के नाभिक जैसे हमने बात कर ली, हल्के नाभिक जैसे चौथी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये तो होगी फर्स्ट वाली, ये अपने पास सेकंड आ गई कौन सी? पृष्ठीय ऊर्जा, और ये थर्ड आई है अपने पास कौन सी? कूलाम ऊर्जा। हम बात कर रहे हैं चौथी असममित ऊर्जा की। तो देखिए एसिमेट्रिक एनर्जी में हम जानते हैं कि जो भी नाभिक लेते हैं अपन, नाभिक के अंदर अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या अगर समान है तब तक वो नाभिक अपन बोल सकते हैं क्या है? स्थायी नाभिक है। लेकिन जब न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है प्रोटॉन की संख्या से, ठीक है, जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन में उसके अंदर असममिति उत्पन्न हो जाती है, और उसी को अपन बोलते हैं असममित प्रभाव। और इस असममित प्रभाव के कारण ही नाभिक अस्थायी होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं क्या उसकी बंधन ऊर्जा में कमी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा हो जाती है, तो देखिए उस कंडीशन में जितना ज़्यादा उनके अंदर विचलन होगा, विचलन किसके अंदर? न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। विचलन कैसे निकालते हैं कि एक तरह से अपन क्षति, जिसको अपन बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कितनी ज़्यादा है, यही है न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कितनी ज़्यादा है, तो ऐसे माइनस करके ही निकालेंगे। तो ये जो इसके अंदर जितना ज़्यादा विचलन होगा उसमें असममित प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा, और उस कंडीशन में उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो असममित ऊर्जा का मान होता है अपने पास ई एस, असममित ऊर्जा ई ए, ठीक है। असममित ऊर्जा का मान अपने पास उस वो जो अपने पास विचलन जो उत्पन्न हो रहा है किसके अंदर, न्यूट्रॉन की संख्या जब प्रोटॉन से ज़्यादा हो रही है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, विचलन उत्पन्न हो रहा है। तो उस विचलन के n-z के स्क्वायर और मतलब उसके वर्ग के तो क्या होती है, समानुपाती होती है असममित ऊर्जा का मान, और उसके द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ध्यान रखना है। असममित ऊर्जा क्या है, असममित ऊर्जा क्यों होती है या क्यों उत्पन्न होती है। हमने देखा कि किसी भी नाभिक, जैसे हल्के नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या बात कर ले 1 से लेके अगर 20 तक की बात कर ले, तो ये सारे हल्के नाभिक है, ठीक है। तो हल्के नाभिक के लिए तो द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाती है, लेकिन अगर हम भारी नाभिकों की बात करें तो उनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या होती है, ज़्यादा होती है। और प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बीच में जब विचलन निकाला जाता है तो उसको लिखते हैं अपन n-z। तो इसको हम बोलते हैं असममित प्रभाव, एसिमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो असममित ऊर्जा का जो मान आएगा, इसके कारण क्या होगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी में कमी होगी क्योंकि अस्थायी होता जा रहा है नाभिक, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो एसिमेट्रिक एनर्जी का मान आएगा वो उसमें विचलन के वर्ग के तो समानुपाती होता है और उसकी द्रव्यमान की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लिख सकते हैं ई ए, प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटा दिया और क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको अपन लिखेंगे ई
ए सब में अपन इसी तरह कांस्टेंट ले रहे हैं। तो देखिए उसके बाद एन क्या है अपने पास, न्यूट्रॉन्स के नंबर, और न्यूट्रॉन्स के नंबर कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड से ही निकालते हैं, और माइनस का जेड अपने पास पहले से ही है, अपॉन में ए, और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन ए, ये आ जाएगी एसिमेट्रिक एनर्जी का मान। यहाँ से ये आ गया अपने पास एसिमेट्रिक एनर्जी। तो क्लियर, समझ में आई एसिमेट्रिक एनर्जी सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपने पास है युग्मन ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। देखिए पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, हमने जब नाभिक की स्टडी की थी तो नाभिक में हमने देखा था कि यदि हमारे पास नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। यदि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है, प्रोटॉन की संख्या अगर हमारे पास सम है और जो न्यूट्रॉन है वो भी क्या है हमारे पास सम है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या भी सम है और न्यूट्रॉन की संख्या भी सम है। ये पांचवी ऊर्जा की बात कर रहे हैं अपन, युग्मन ऊर्जा की, ठीक है। तो प्रोटॉन की सम और न्यूट्रॉन की भी सम है, तो उस कंडीशन में जो नाभिक होता है अपने पास वो होता है हमारे पास स्थायी नाभिक, स्थायी नाभिक। क्लियर। अगर हम बात करें कि प्रोटॉन की संख्या क्या हो, विषम हो, और न्यूट्रॉन की संख्या भी हमारे पास क्या हो, विषम हो, तो उस कंडीशन में जो नाभिक होता है वो होता है अस्थायी, अनस्टेबल। यदि बात करें कि प्रोटॉन की संख्या क्या हो, सम हो, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, विषम हो, उस कंडीशन में ए का मान बताइए क्या होगा, विषम ही होगा, क्योंकि सम को विषम के साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास एक विषम राशि ही प्राप्त होगी। या फिर अपन बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या अगर विषम है अपने पास ऑड है और न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास इवन है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास न्यूक्लियाई प्राप्त होते हैं या जो नाभिक होते हैं वो हमारे पास बोल सकते हैं मध्यवर्ती स्थायी, इंटरमीडिएट स्टेबल, मध्यवर्ती स्थायी नाभिक होते हैं, ठीक है। तो देखिए यदि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या सम है, उस कंडीशन में जो नाभिक होते हैं वो स्थायी होते हैं, विषम है तो अस्थायी होते हैं, और यदि एक भी अगर हमारे पास सम या विषम आ जाती है उस कंडीशन में हमारे पास जो न्यूक्लियाई होते हैं, नाभिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट स्टेबल वो होते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो युग्मन ऊर्जा होती है, इस युग्मन ऊर्जा का मान, पेयरिंग ऊर्जा का मान, यह पेयरिंग ऊर्जा का मान दिया जाता है EP बराबर माइनस के पेयरिंग कांस्टेंट AP डिवाइड बाई A की पावर 3/4। क्लियर। ये होती है पेयरिंग एनर्जी का मान। अब देखिए यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी जो है AP, यहाँ पे AP कांस्टेंट भी फिक्स होता है। AP कांस्टेंट का मान अगर फर्स्ट वाली कंडीशन की हम बात करें तो फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए क्या होगा, 33.4 के बराबर होता है, माइनस के 33.4, और यदि सेकंड कंडीशन की बात करें तो इसके लिए होता है प्लस का 33.4, और यदि हम थर्ड कंडीशन की बात करें तो उसके लिए AP बराबर होता है 0। मतलब उस कंडीशन में हमारे पास पेयरिंग एनर्जी का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 0, क्योंकि AP का मान 0, तो इस कंडीशन में हम मान रखेंगे तो यहाँ से पेयरिंग एनर्जी क्या आ जाएगी अपने पास, 0 के इक्वल। क्लियर। तो देखिए हमारे पास 5 तरह की एनर्जी आ गई, पांचों एनर्जियों का मान हम किसके अंदर रखेंगे, इस बाइंडिंग एनर्जी के मान में रखेंगे। तो देखिए यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी EB का मान कितना आ जाएगा, EB बराबर फर्स्ट वाली EV का मान कितना है, ABA, ES मतलब सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा वाली ये रही, तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान आया ES बराबर AS A की पावर 2/3। ठीक है। थर्ड जो आई है हमारे पास कौन सी आई है, EC कुलाम ऊर्जा, जिसको अपन ने लिखा है यहाँ पे EC का मान आ गया अपने पास AC Z इंटू Z माइनस 1 अपॉन में A की पावर 1/3। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है एसिमेट्रिक एनर्जी, जिसको हमने निकाला है ये EA का मान यहाँ से क्या आ गया, माइनस A माइनस 2Z का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A। क्लियर।
नेक्स्ट अपने पास कौन सी थी, पेयरिंग एनर्जी, जिसको हमने लिखा था यहाँ पे, ये थी पेयरिंग एनर्जी। इसका मान क्या आ जाएगा, EP/A⁴। क्लियर। तो ये हमारे पास आई है टोटल बाइंडिंग एनर्जी का मान। अब हमें फॉर्मूला किसका निकालना है, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला निकालना है, मतलब द्रव्यमान का फॉर्मूला निकालना है। और ये रहा अपने पास द्रव्यमान का फॉर्मूला। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इस बाइंडिंग एनर्जी के मान को रख देना है। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी का मान रखने पर क्या होगा, ये बाइंडिंग एनर्जी के मान को इसमें अपन पुट कर देते हैं समीकरण एक में मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। ये आ जाएगा M(A), किसका मास है, नाभिक का मास, पूरा जो न्यूक्लियाई है उसका मास अपन को M(A), हमने लिखा है। तो ये आ गया MP + A-Z Mn माइनस EV किसकी है, बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी का मान हमने पांचों प्रकार की एनर्जियों के योग के बराबर लिखा है। तो यहाँ से देखिए इसका मान आ जाएगा, बाहर नेगेटिव चिन्ह है तो ये वाली तो नेगेटिव हो जाएगी, और जितनी भी सारी आ रही है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि बाहर कौन सा चिन्ह लगा रखा है, नेगेटिव चिन्ह। तो यहाँ से आ जाएगा AB A+A(A⁴) प्लस AC Z(Z−1)(A⁴)(1/3)। यहाँ से आ जाएगा प्लस AA(A-2Z) का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A प्लस AP/A⁴। ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास पूरा, ये होता है सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। और इसी के आधार पर यहाँ पे ये कांस्टेंट जो है AB, AS, AC, AA, AP, इन सब का मान दिया हुआ होता है, और उसके आधार पर हम इनमें पूरे नाभिक का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरा तो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है, और ये क्या है, पूरे न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई का मास है, और ये क्या है, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। इसको पूरे को फॉर्मूले को बोलते हैं सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी 5 प्रकार की एनर्जियों की योग के बराबर मानी जाती है। तो जब भी क्वेश्चन आए सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला का, हमें पांचों प्रकार की एनर्जियों के बारे में लिखना है कि किस प्रकार से वो आयतन ऊर्जा क्या होती है, असम्मित ऊर्जा क्या होती है, उन सबको डिस्कस करना है, और उसके बाद इसमें फॉर्मूले को डिराइव करना है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। थैंक यू।